क्या हो अगर हम कहें कि पृथ्वी के सबसे महान मूर्तिकार कोई इंसान नहीं बल्कि बर्फ की नदियां हैं। जी हां, आज हम हिमनदों की छिपी हुई दुनिया को जानेंगे, वो धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत जो पहाड़ों को तराशती है और घाटियों को आकार देती है। चलिए इस बर्फीली कला को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। बस इतना सोचिए, जैसे नदियां पानी से जमीन को काटती हैं, ठीक वैसे ही हिमनद यही काम बर्फ से करते हैं। हाँ, फर्क बस इतना सा है कि ये बहुत ही ज्यादा धीमे होते हैं और इनकी ताकत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि एक हिमनद आखिर बनता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है बर्फ से, मतलब बहुत सारी बर्फ से। जब सालों साल तक बर्फ एक ही जगह पर जमा होती रहती है तो उसका वजन अपनी ही निचली परतों को इतना जोर से दबाता है कि वो पत्थर जैसी सख्त हो जाती है, और फिर अपनी ही वजन के कारण वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बहना शुरू कर देती है। बस इसी को हिमनद कहते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारे इस मूर्तिकार की कहानी भी एक बहुत ही साधारण से बर्फ के कण से शुरू होती है। आइए देखते हैं कि ये विशाल बर्फीली नदी आखिर जन्म कैसे लेती है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। सब कुछ तब शुरू होता है जब बर्फ पिघलने से ज्यादा तेजी से जमा होने लगती है। साल दर साल नई परतें पुरानी परतों को दबाती जाती हैं, जिससे वो दानेदार फिन में बदल जाती हैं। दबाव और बढ़ता है, उसमें फंसी सारी हवा बाहर निकल जाती है और आखिरकार हमें मिलती है वो नीले रंग की ठोस हिमनदी बर्फ। और तब जाकर गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू करता है। अच्छा, अब जब हमारा मूर्तिकार तैयार है तो उसे काम करने के लिए औजारों की भी तो जरूरत होगी, है ना? हिमनद के मामले में ये औजार हैं अपर्दन की वो कुदरती ताकतें जो पृथ्वी की सतह को तराशने का काम करती हैं। और इसके पास 3 मुख्य औजार हैं जो जब एक साथ काम करते हैं तो जमीन का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। चलिए इन तीनों ताकतों को एक एक करके समझते हैं। इसे हिमनद की मसल पावर समझिए। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ता है, उसका बर्फीला तला नीचे की चट्टानों से चिपक जाता है और फिर बस उन्हें जड़ से उखाड़कर अपने साथ ले चलता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चट्टानें एक घर जितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अब उत्पाटन से उखाड़ी गई चट्टानें खुद एक औजार बन जाती हैं। वे हिमनद के नीचे एक बहुत बड़े रेगमाल की तरह काम करती हैं, जो नीचे की जमीन को लगातार घिसती, खरोचती और चिकना करती रहती हैं, जिससे गहरी धारियां तक बन जाती हैं। ये एक तरह की तैयारी है जो मुख्य काम को और आसान बना देती है। पानी चट्टानों की दरारों में चला जाता है और रात में जम जाता है, और हम जानते हैं कि जमने पर पानी फैलता है। ये फैलाव चट्टानों को अंदर से ही तोड़ देता है, जिससे हिमनद के लिए उन्हें उखाड़ना और घिसना और भी आसान हो जाता है। लेकिन हिमनद सिर्फ जमीन को तोड़ता नहीं है, वो उसे एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता है। ये एक विशालकाय कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो मोरेन कहे जाने वाले इस सारे चट्टानी मलबे को मीलों दूर तक ढोकर ले जाता है। हजारों साल की इस धीमी, बिना थके गई मेहनत के बाद जब बर्फ आखिरकार पिघलती है, तो वो अपने पीछे एक हैरान कर देने वाली कलाकृति छोड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि ये मास्टरपीस आखिर दिखता कैसा है। तो जब पर्दा उठता है और बर्फ हटती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? जमीन का एक ऐसा नज़ारा जो पूरी तरह से बदल चुका है, एक बिल्कुल नई शक्ल ले चुका है। जो जमीन कटकर हट जाती है, वो पीछे छोड़ जाती है हैरत अंगेज नज़ारे। जहां से हिमनद शुरू होता है, वहां बनते हैं कटोरे जैसे सर्क। जब 2 सर्क अगल बगल से कटते हैं तो उनके बीच बनती है चाकू की धार जैसी एरेट, और पहाड़ों की वो नुकीली चोटियां जिन्हें हॉर्न कहते हैं। और हाँ, सबसे मशहूर चौड़ी खुली यू आकार की घाटियां जो नदी की वी आकार की घाटी से एकदम अलग दिखती हैं। और वो सारा मलबा जो कन्वेयर बेल्ट पर था, उसका क्या? हिमनद उसे भी तो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाता है। चट्टानों के इन बड़े बड़े ढेरों को मोरेन कहते हैं। कहीं कहीं उल्टे चम्मच जैसी चिकनी पहाड़ियां बन जाती हैं, जिन्हें ड्रमलिन कहते हैं। और जहां बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जमीन में दबकर बाद में पिघलते हैं, वहां बन जाती हैं खूबसूरत केटल झीलें। हिमनद की मूर्तिकला की खासियत को अगर सच में समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना पानी की ताकत यानी नदियों से करना। ये 2 अलग अलग कलाकारों की कहानी है। ये सबसे बड़ा और सबसे साफ दिखने वाला फर्क है। नदियां तेजी से बहती हैं और जमीन को नीचे की तरफ ज्यादा काटती हैं,
जिससे बनती है एक संकरी वी शेप की घाटी। लेकिन हिमनद, वो तो एक विशाल बुलडोजर की तरह पूरी की पूरी घाटी को खुरचता हुआ चलता है और बनाता है एक चौड़ी खुली यू शेप की घाटी। ये एक ऐसा अंतर है जिसे कोई भी आसानी से पहचान सकता है। देखिए, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नदियां अपने साथ लाए मलबे को छांट देती हैं, भारी पत्थर पहले, हल्की रेत बाद में। लेकिन हिमनद कुछ नहीं छांटते, वो छोटे बड़े हर तरह के मलबे को एक साथ ढेर कर देते हैं, जिसे टिल कहते हैं। और यही वजह है कि उनके बनाए लैंडफॉर्म्स भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ भूविज्ञान की कोई पुरानी कहानी नहीं है। हिमनद आज भी हमारे ग्रह और हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। वे एक जीती जाती विरासत हैं। ये संख्या सच में दिमाग हिला देने वाली है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों में दुनिया का लगभग 70% ताज़ा पानी जमा है। सोचिए, वे हमारे ग्रह के मीठे पानी के कितने बड़े भंडार हैं। ये सिर्फ पानी के भंडार नहीं है, ये जीवन का स्रोत भी है। गंगा जैसी हमारी कई बड़ी नदियों को साल भर पानी इन्हीं से तो मिलता है। इतना ही नहीं, इन बर्फ की परतों में हजारों साल पुराने मौसम का रिकॉर्ड भी सहेज कर रखा हुआ है, एक तरह की क्लाइमेट टाइम कैप्सूल। और इनसे बनने वाली बिजली से लेकर खूबसूरत पर्यटन तक ये हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और जब बात भारत की आती है तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, जो लाखों लोगों का जीवन आधार है। सियाचिन जैसे हिमनद न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे पूरे क्षेत्र के लिए पानी के मुख्य स्रोत भी हैं। ये हमारी जीवन रेखाएं हैं। और हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इन प्राचीन बर्फ के दिग्गजों ने हमारे ग्रह को हजारों सालों में धीरे धीरे बहुत धैर्य से आकार दिया है, लेकिन आज वे बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये बदलाव हमें हमारी दुनिया और हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।